पुराना मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन मिलता है, जस्ट वन पीस। एक छोटा सा टुकड़ा। हाँ, अब क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि आज के गांव में एक पॉटर को काम करते हुए देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो एंशिएंट पॉट कैसे बना था, उसका यूज क्या था, और शायद उससे बनाने वाले की स्टोरी भी। एग्जैक्टली दैट्स द मैजिक जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। इट्स अ टाइम मशीन, है ना कूल? बहुत कूल। तो इससे पहले कि हम इस एक्साइटिंग जर्नी पर निकलें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, लाइक करें और वो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नॉलेज डोज मिस ना करें। एग्जैक्टली और आज का रोड मैप भी बहुत क्लियर है। हम एक के बाद एक सेवरल की क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल। वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ एथनो-आर्कियोलॉजी, फिर विल मूव टू हंटर गैदरर कम्युनिटीज, रिसर्च स्ट्रैटेजी और आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशंस पर इसका असर, और फाइनली एक अहम टॉपिक, कॉलोनियल एथनोग्राफी। हाँ, तो तैयार हो जाइए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। एब्सोल्युटली। लेट्स डाइव राइट इन। हमारा पहला क्वेश्चन 2020 से। क्वेश्चन: डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथनो-आर्कियोलॉजी इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, साइटिंग इंडियन एग्जांपल्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है The indispensable role of studying contemporary material culture and behavior, ethno-archaeology, in interpreting India's archaeological record. ओके, तो हेडिंग है अतीत को वर्तमान की आंखों से देखना। लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले ये एथनो-आर्कियोलॉजी है क्या चीज? Right. तो स्कॉलर लॉमिन के अनुसार it is the study of contemporary cultures with a view to understanding the behavioral relationships which underlie the production of material culture. थोड़ा टेक्निकल हो गया, इससे आसान शब्दों में। बिल्कुल आसान शब्दों में हम आज के लोगों को, उनकी लाइफ, उनके टूल्स, उनकी ट्रेडिशंस को स्टडी करते हैं ताकि हम जान सके कि पास्ट के लोग कैसे रहते होंगे। एग्जैक्टली, इट्स अ ब्रिज। और ये अप्रोच ल्यूइस बिनफोर्ड के फेमस कॉन्सेप्ट मिडिल रेंज थ्योरी को यूज करने के लिए बहुत जरूरी है। मिडिल रेंज थ्योरी, अच्छा, तो एक क्रॉस क्वेश्चन है, ये मिडिल रेंज थ्योरी किन दो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करती है? थोड़ा सोच लो। गुड क्वेश्चन। एक क्विक हिंट, इट्स अबाउट कनेक्टिंग समथिंग स्टैटिक एंड समथिंग डायनामिक। ओके, स्टैटिक एंड डायनामिक मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो हिलती नहीं, बिल्कुल, और पास्ट ह्यूमन बिहेवियर जो डायनामिक था, ये उनके बीच एक ब्रिज बनाता है। इट ब्रिंग्स द पास्ट टू लाइफ, समझे? अरे वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो इस स्ट्रक्चर को यानी स्टैटिक फाइंड्स को डायनामिक बिहेवियर से जोड़ने को आंसर में कैसे यूज करें फॉर मैक्सिमम मार्क्स? एक्सीलेंट क्वेश्चन। कि ये है कि आप एग्जामिनर को दिखाएं कि आप समझते हैं कि एथनो-आर्कियोलॉजी सिर्फ पुराने बर्तनों को नए बर्तनों से कंपेयर करना नहीं है। अच्छा, ये एक साइंटिफिक मेथड है टू बिल्ड रोबस्ट एनालॉजीज। आपको हाउ यानी प्रोसेस को व्हाट यानी आर्टिफैक्ट से लिंक करना होगा। जैसे हाउ अ पॉटर मेक्स अ पॉट टुडे टेल्स अस अबाउट द व्हाट द हरप्पन पॉट। गॉट इट। तो ये एक डीप बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग शो करता है। Exactly. Now pause and practice saying this part aloud. Ethnoarchaeology utilizes middle range theory to bridge the gap between static archaeological data and dynamic past behaviors. ग्रेट प्रैक्टिस क्यों? चलिए इसकी सिग्निफिकेंस पर डिटेल में जाते हैं। पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस इन आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन। इससे मटेरियल कल्चर को डिकोड करने में कैसे हेल्प मिलती है? यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। It helps archaeologists understand the manufacturing, use और डिस्कार्ड पैटर्न्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स। यानी एक चीज कैसे बनी, कैसे यूज हुई और फिर उसे कैसे फेंका गया। सही कहा। स्कॉलर इयन हॉडर ने इस बात पर बहुत जोर दिया। He said that artifacts must be studied within their specific cultural and social environments. मतलब एक आर्टिफैक्ट को अकेले नहीं समझ सकते। बिल्कुल, एक पॉट अकेले कुछ नहीं बताता, बट जब आप देखते हैं कि आज एक कम्युनिटी उसे सिर्फ रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज करती है, तो आपको उस एंशिएंट पॉट के लिए एक पोटेंशियल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। अच्छा, how can one practice presenting this specific idea? Good one. Pause and practice saying, Ian Hodder argued for a contextual approach where artifacts are interpreted within their socio-cultural matrix. Solid point. Practice that. Now, what about reconstructing subsistence? मतलब हमारे ancestors क्या खाते थे, कैसे? ये एक और बड़ा एरिया है। Contemporary hunting, gathering and agricultural practices का अध्ययन। हमें valuable analogies देता है। Yes, for interpreting ancient subsistence patterns, the legendary archaeologist V.N. मिश्रा का काम यहाँ classic example है। उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज की स्टडी करके प्री-हिस्टोरिक लाइफस्टाइल्स को समझा जा सकता है। We learn what they ate, how they hunted, which plants they gathered. These are living libraries of survival strategies. Incredible. Next है site formation processes. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। Actually, काफी लॉजिकल है। माइकल शिफर ने इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज किया। ये बेसिकली इस बारे में है कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट बनती कैसे है। अच्छा, how it's formed. हाँ, बाय ऑब्जर्विंग मॉडर्न डिस्कार्ड पैटर्न्स, लोग अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं, पुरानी टूल्स कहाँ छोड़ते हैं, हम ये बेटर समझ सकते हैं कि एंशिएंट साइट्स पर चीजें ऐसी क्यों मिली जैसी वो मिली। Okay, cross question. Why is understanding site formation so critical for an archaeologist? Quick hint. It's about distinguishing between human action and natural processes. मतलब इससे पता चलता है कि आर्टिफैक्ट अपनी ओरिजिनल जगह पर है या नहीं। Exactly. It helps us know if an artifact is in its original place, in situ, or was moved later by, say, a flood or soil erosion. Makes perfect sense. एक डिटेक्टिव की तरह क्राइम सीन को समझना। और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या? Can we really know about ancient societies from this? Absolutely. Contemporary kinship systems or settlement patterns को study करके we can get insights into the social organization of ancient societies. For example,
जैसे एक गांव का लेआउट कैसा है, चीफ कहाँ रहता है, आर्टिजन्स कहाँ रहते हैं, सेरेमनीज कहाँ होती हैं, ये हमें मोहेंजोदारो जैसे एंशिएंट सेटलमेंट के लेआउट को इंटरप्रेट करने के लिए एक मॉडल दे सकता है। फैसिनेटिंग। ये सब थियरी तो अच्छी है। लेट्स ग्राउंड इट इन सम इंडियन एथनो आर्कियोलॉजिकल एग्जांपल्स। इंडिया में इसकी क्या रेलेवेंस है? इंडिया इज अ गोल्ड माइन फॉर एथनो आर्कियोलॉजी क्योंकि यहाँ डीप कल्चरल कंटिन्यूटी है। फर्स्ट, लिथिक एंड हंटिंग प्रैक्टिसेस। पत्थर के औजार और शिकार। यस, वीएन मिश्रा ने आंध्र प्रदेश के चेंशूज और मध्य प्रदेश के बेगास की हंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज किया। टू इंटरप्रेट द मेसोलिथिक स्टोन टूल असेंबलेजेस। हाँ, साइट्स लाइक बगौर एंड भिम्बेटका में उन्होंने देखा कि वो कुछ छोटे स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथ्स कैसे यूज करते हैं और फिर उन्होंने वैसे ही एंशिएंट टूल्स का फंक्शन इन्फर किया। It's like seeing a live demonstration of a 10,000-year-old tool. Wow. What about pottery traditions? एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, आरवी जोशी का रिसर्च ऑन ट्रेडिशनल पॉटर्स इन गुजरात। उससे क्या पता चला? It provided key analogies for interpreting prehistoric ceramics, specifically Narmada Valley की chalcolithic sites के pottery को समझने में help मिली। He observed their wheel techniques, firing methods, सब कुछ। So how do you frame this for an answer? You could say Joshi's work provided a direct analogical bridge between contemporary craft and prehistoric technology. Now practice saying that. Brilliant. Next, rituals and burials. ये तो बहुत personal और symbolic चीजें हैं। सही कहा, but even here we find parallels. संथाल और मुंडा ट्राइब्स की burial practices offer comparative insights. Into the symbolic significance of megalithic burial traditions. Correct. जो हमें साउथ इंडिया में ब्रह्मगिरी और आदिचनालू जैसी साइट्स पर मिलती हैं। तो वे दे रिस्पेक्ट देयर डेड, द आइटम्स दे बरी विद देम, ये सब हमें क्लूज देता है। This is truly mind-blowing. Let's touch upon pastoralism quickly. The seasonal migration patterns of the Raikas from Rajasthan are used to understand prehistoric nomadic and semi-nomadic settlement patterns. उनके roots, उनके temporary camps. ये सब एक मॉडल प्रोवाइड करता है। Exactly. तो इतने बेनिफिट्स के साथ are there any challenges? एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। जरूर। सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर जनरलाइजेशन का रिस्क। वी कांट अज्यूम दैट अ मॉडर्न कम्युनिटी इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन एंशिएंट वन। सही बात है, हजारों सालों में बहुत कुछ बदला। हाँ, so analogies must be used critically and carefully. So one final cross question on this topic. What is the single most important rule when using an ethnographic analogy in archaeology? Quick hint. It's about not treating the present as a perfect mirror. Correct. The rule is to use it as a hypothesis generator, not as a direct proof. The present suggests possibilities, it doesn't offer certainty. That's a very important cautionary note. So, mini recap for this question. Ethnoarchaeology uses living stories from the present to fill in the missing pages of the past, connecting static artifacts to dynamic human behavior. Great start. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question from 2019. Question. Ethno-archaeological analysis of hunting activities of contemporary tribal communities. और इसका broad micro theme? Using contemporary tribal hunting practices to interpret prehistoric material culture and human behavior. तो अब हम स्पेसिफिकली हंटिंग पर फोकस कर रहे हैं। इसकी हेडिंग रखते हैं शिकारी की डायरी। द सोर्स मेंशंस डेविड एल क्लार्क। उन्होंने एथनो आर्कियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? Clark defined it as the study of living societies to provide models to interpret archaeological data by understanding the relationships between human behavior and material culture. परफेक्ट। और हंटिंग कम्युनिटीज का अध्ययन इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वेज टू अंडरस्टैंड आवर डीप पास्ट। So let's break this down. पहले material culture and subsistence. Tools के बारे में क्या सीखने को मिलता है? सब कुछ, फ्रॉम डिजाइन टू क्राफ्ट्समैनशिप। एथनो आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस एग्जामिन्स टूल्स जैसे एरोज एंड ट्रैप्स। A classic example is the study of the sand bushmen of the Kalahari Desert. अच्छा, उनके बारे में क्या खास है? They use poisoned arrows. उनको ऑब्जर्व करके हम एनालॉजीज बना पाते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ टाइनी स्टोन टूल्स, यानी माइक्रोलिथ्स जो इंडियन मेसोलिथिक साइट्स में मिलते हैं। तो पहले आर्कियोलॉजिस्ट श्योर नहीं थे कि इतने छोटे पत्थर के टुकड़े किस काम आते होंगे? Exactly. But seeing the sand use similar sized pieces as arrow barbs provided a powerful hypothesis. तो इससे तो टाइनी टूल्स की मिस्ट्री सॉल्व हो गई ना। हाउ डज दिस काइंड ऑफ एनालिसिस हेल्प स्ट्रक्चर अ बेटर आंसर इन एग्जाम्स? इसका कोर लॉजिक क्या है? The core logic is function from form through analogy. आप प्रॉब्लम स्टेट करते हैं, unknown function of an ancient tool, फिर ethnographic evidence प्रेजेंट करते हैं, a modern group using a similar tool, और फिर एक solution propose करते हैं, the probable function. प्रॉब्लम एनालॉजी सॉल्यूशन। Exactly, बिल्कुल. So here's a cross question. Besides arrows, what other kinds of hunting tools could we understand better through this method? Quick hint, think about catching animals without directly killing them. Traps, snares and nets. Spot on. V.N. Misra's work on the Birhor people showed how their use of nets could explain certain patterns of animal bones found at archaeological sites. Fascinating. और subsistence strategies के बारे में, is it always about big game hunting? बिल्कुल नहीं. That's a common misconception. Groups जैसे Hadza of Tanzania को स्टडी करने से blended subsistence strategies का पता चलता है. मतलब? They combine hunting with foraging for roots, berries and honey. This shows us that prehistoric survival was likely a flexible portfolio of skills, not a single track strategy. Right. एक important ones. अब आते हैं social structure and ritual dimensions पर. क्या हम hunting से society के बारे में भी जान सकते हैं? Absolutely. The approach helps infer ancient social organization and gender roles. For instance, studying the gender division of labor among the Bega of central India. इससे tool distributions from ancient sites में insights मिलते हैं. हाँ,
अगर एक साइट पे एक एरिया में ग्राइंडिंग स्टोन ज्यादा मिलते हैं और दूसरे एरिया में एरो हेड्स, तो हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि वहाँ जेंडर स्पेसिफिक एक्टिविटी एरियाज रहे होंगे। तो साइट का लेआउट ही एक सोशल मैप बन जाता है। पावरफुल आइडिया। व्हाट अबाउट रिचुअल्स? हंटिंग का एक स्पिरिचुअल साइड भी तो होगा। Indeed, it's never just about food. Hunting rituals बहुत अहम है। For example, the Jarawa tribe of the Andaman Islands. वो क्या करते हैं? दे इन्वोक एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स बिफोर अ हंट। ये प्रैक्टिस हमें प्री हिस्टोरिक एक्सप्रेशंस जैसे भीमबेटका की केव आर्ट को सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस से जोड़ने में हेल्प करती है। मतलब वो पेंटिंग शायद सिर्फ आर्ट नहीं थी बल्कि हंटिंग रिचुअल्स का हिस्सा हो सकती है। Exactly. So, another cross question. Why is it important for an archaeologist to study rituals associated with hunting? Quick hint, it goes beyond the what and explains the why. To understand their worldview and belief systems. Perfect. It moves our interpretation from mere subsistence to culture and cognition. बहुत deep है। So, as before, what's the critical linkage or the challenge here? Main criticism है massive time gap और modernization. इसलिए we must be careful not to create a romanticized, unchanging image of these groups. The goal is to build models, not find direct equivalents. सही कहा. Final cross question. How can an ethno-archaeologist address the problem of modernization, changing tribal practices? Quick hint, it involves looking for older patterns within the new. अच्छा, जैसे एल्डर से इंटरव्यू करके या पुरानी टेक्निक्स जो अभी भी यूज हो रही हैं उन्हें ढूंढकर। Precisely. Peeling back the layers of change. Great. So, mini recap. Studying contemporary tribal hunters doesn't just tell us how prehistoric tools were used. It reveals the complex social and spiritual world behind the hunt, showing us that survival was a cultural act, not just a biological one. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question from 2018. Question. Ethno-archaeology as a research strategy. और इसका broad micro theme? Defining the methodology and strategic application of ethno-archaeology in interpreting archaeological findings. Okay. तो इसकी heading है सिर्फ एक तरीका नहीं, एक पूरी रणनीति. ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है. It's asking about ethno-archaeology as a research strategy. Let's start again with Lomond's definition. It's a great anchor. Ethnoarchaeology is the study of contemporary cultures with a view to understanding the behavioral relationships which underlie the production of material culture. Correct. और यहाँ कीवर्ड है strategy. The source emphasizes that this is fundamentally a research strategy, not just a theory or method. अच्छा, तो strategy और method में क्या फर्क है? ये एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन लगता है। बहुत अच्छा सवाल. A method is a tool, जैसे excavation. A theory is an explanatory framework, जैसे cultural evolution. और strategy? A strategy is a plan of action. It's about how you design your research to solve a specific problem. Ethnoarchaeology एक strategy है, क्योंकि it involves actively going into the present to collect specific data to answer questions about the past. It's a deliberate, problem-oriented approach. Yes. So, cross question. Can you think of a simple analogy for the difference between a method, a theory, and a strategy? Quick hint. Think about cooking a meal. Okay. Method is chopping vegetables. Theory is the principle of nutrition. और strategy is the entire recipe. अरे वाह! Fantastic analogy. बिल्कुल सही. तो इस strategy का पहला पॉइंट देखते हैं. Methodology and analogy. As a strategy, ethnoarchaeology, it employs information from many related fields: ethnology, ethnography, ethnohistory, and even experimental archaeology to decode patterns. और strategy का core क्या है? Contemporary society. To draw powerful analogies that explain our understanding of past human practices. Right. So the next strategic goal is linking material and non-material culture. ये important लग रहा है. ये इसका heart है. A key strategic goal is to establish the correlation between material culture, यानी pots and tools, and the non-material culture, जैसे social relations, kinship rules, and spiritual beliefs. इसका कोई example? जरूर. In some societies, certain pottery designs are only made by women from a particular clan. अगर एक ethnoarchaeologist इस लिंक को डॉक्यूमेंट करता है, तो वो प्रपोज कर सकता है कि एंशिएंट साइट में मिला सिमिलर पैटर्न जी। डी क्लान स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। His strategy is to create a Rosetta Stone, translating tangible material patterns into intangible social dynamics. रोजेटा स्टोन, आई लव दैट। तो ये सब हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? This research strategy contributes directly towards historical reconstruction, especially when conventional sources, जैसे written texts, are lacking. फॉर प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स फॉर एग्जांपल। बिल्कुल. So, cross question: for which period of Indian history would this strategy be most crucial and why? Quick hint: think about a time before writing. डेफिनेटली प्री हिस्ट्री, स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, क्योंकि वहां हमारे पास सिर्फ मटेरियल कल्चर है। Correct. Ethnoarchaeology is our only bridge to understanding the behavior behind those stone tools. तो इस स्ट्रैटेजी का मेन चैलेंज क्या है जिसे आंसर में मेंशन करना चाहिए? The main challenge is ensuring the analogy is robust and not superficial. इसे problem of relevance कहते हैं. अच्छा, Strategy में criteria include होना चाहिए to decide if a modern group is a suitable analog for an ancient one. Factors जैसे similar environment, similar technology level वगैरह. फाइनल क्रॉस क्वेश्चन. How does using ethnoarchaeology as a strategy protect a researcher from criticism? Quick hint, it's about being systematic.
बाय डिफाइनिंग इट एज अ स्ट्रैटेजी, रिसर्चर को अपने रिसर्च क्वेश्चन, चॉइस ऑफ कम्युनिटी और एनालॉजी के लॉजिक को लेकर एक्सप्लिसिट होना पड़ता है। हाँ, इस ट्रांसपेरेंसी से रिसर्च मोर डिफेंसिबल एंड साइंटिफिक बन जाती है। बिल्कुल। सो मिनी रिकैप, ethnoarchaeology is not just a method but a full-blown research strategy. It's a proactive plan to use the living present as a laboratory to build robust, logically sound analogies that help us translate static archaeological finds into the dynamic social and cultural life of the past. मूविंग ऑन, अब 2017 से एक जनरल क्वेश्चन, Question. एथनोआर्कियोलॉजी, बस इतना ही, अ शॉर्ट नोट। Right. The theme is the methodology and strategic application of studying contemporary material culture to interpret the prehistoric record. द हेडिंग कैन बी, मूल बातें फिर से। इतना ब्रॉड क्वेश्चन, इसे कैसे टैकल करें? की है टू बी कंसाइज बट कॉम्प्रिहेंसिव। एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन से स्टार्ट करें, कुछ डाइवर्स एग्जांपल्स दें और इंपॉर्टेंस के साथ कंक्लूड करें। तो हम लॉमन्स डेफिनेशन से फिर स्टार्ट कर सकते हैं? Yes. Ethnoarchaeology is the study of contemporary cultures and so on. फिर हम उसके एप्लीकेशंस हाईलाइट करेंगे। चलिए, कुछ क्विक पावरफुल एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट विद टूल यूज एंड मैन्युफैक्चर। Perfect. We can mention V.N. Misra's study of communities like the Bhiror and Chenchu. The Bhiror's use of traps and snares, for instance, offers direct analogies. Cross question. What specific information does this provide that just looking at the tool doesn't? Quick hint. It's about the materials that don't survive. अच्छा, तो इससे हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और मटेरियल सिलेक्शन के बारे में क्लूज मिलते हैं, जैसे कौन सी लकड़ी या फाइबर यूज हुआ। जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से गायब हो चुका होगा। ग्रेट पॉइंट। What about diet and food processing? यहाँ वी कैन साइट एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक नुरित बर्ड डेविड। उन्होंने चेंचू कम्युनिटी की डाइटरी हैबिट्स को एग्जामिन किया। उनके काम से क्या पता चला? न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज, सीजनल वेरिएशंस इन डाइट और इवन स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग मेथड्स, जैसे कुछ ट्यूबर्स को रोस्ट करके एडिबल बनाना। This kind of detail is almost impossible to get otherwise. एंड सेटलमेंट एंड मोबिलिटी पैटर्न्स, लोग कैसे मूव करते थे। इसके लिए सेमी नोमैडिक वन गुज्जर्स का एग्जांपल आवन है। उनके सीजनल मूवमेंट्स, उनके कैंप साइट्स। ये सब एंशिएंट फॉरेजिंग सेटलमेंट्स के मोबिलिटी पैटर्न्स को समझने में इनसाइट्स देते हैं। हाँ, ये लुइस बिनफर्ड के वर्क का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। So a quick practice cue for everyone. Pause and try to explain Binford's idea in one sentence. It could be something like, Binford linked the distribution of artifacts across a landscape to the organized subsistence and settlement patterns of the people who left them. Excellent. Finally, what about social organization? We can mention the study of the egalitarian social structure of hunter-gatherer communities, जैसे साउथ इंडिया के नायका। Egalitarian मतलब a society with minimum hierarchy. उन्हें रिसोर्स शेयर करते देखकर ये सजेस्ट होता है कि many prehistoric societies भी ऐसी ही रही होंगी। Ian Hodder ने भी तो social context पर जोर दिया था। हाँ, so another cross question. How might the study of an egalitarian group like the Nayaka challenge older interpretations of archaeological sites? Quick hint, it challenges the chiefdom model. Right. ये आर्कियोलॉजिस्ट को क्वेश्चन करता है कि बड़े साइट्स या फैंसी ग्रेव्स का मतलब हमेशा कोई पावरफुल किंग या चीफ नहीं होता। Exactly. So final cross question for this section. If you had to choose one word to describe the primary contribution of ethnoarchaeology, what would it be? Quick hint, it's the opposite of static. Dynamic. Perfect. It turns a static collection of objects into a dynamic picture of life. Mini recap for this short note. Ethnoarchaeology is a research domain that uses contemporary cultures as a key to unlock the past. From understanding tool use with the Birhor to social structures with the Nayaka, it translates static archaeological finds into dynamic behavioral models, making the past come alive. Fantastic. Now for a slightly different angle, also from 2017. Question. Discuss the relevance of art and craft traditions in the understanding of Indian archaeology. I love this topic. The broad micro theme is utilizing material culture, art, crafts, and architecture as an essential lens for interpreting the cultural, social, and economic dynamics of ancient Indian societies. Let's use the heading Kala Mein Chipa Itihas. Art and craft traditions aren't just decorative items. They are history books without words. Bilkul. They are an essential lens for interpreting the cultural, social, and economic dynamics of ancient civilizations in Indian archaeology. From the Indus Valley to the medieval period? Haan. These traditions reveal critical insights into the lives, beliefs, and technological advancements of past societies. So let's break this down. First, what are the cultural, religious, and social insights we get from art? They offer profound insights. Let's start with religious beliefs. सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली की पशुपति सील को प्रोटो शिवा वर्शिप का एविडेंस माना था। Right, I remember that. और डीडी कोसाम्बी ने आर्ग्यू किया कि सांची स्तूपा की कार्विंग्स फोक ट्रेडिशंस और बुद्धिज्म के संगम को दर्शाती हैं। That's a great example of cultural fusion. What about social structure? मोर्टिमर वीला ने ऑब्जर्व किया कि मोहेंजो-दरो की इलैबोरेट ज्वेलरी एक हायरार्किकल सोसाइटी को सजेस्ट करती है। और जेल पॉसल ने? उन्होंने टेराकोटा फिगरीन्स से उस टाइम के हेयर स्टाइल्स और ऑर्नामेंट्स के बारे में बताया। आर्ट बिकम्स अ विंडो इनटू हाउ पीपल प्रेजेंटेड देमसेल्व्स। और रिलीजियस प्रोपेगेशन में? रोमिला थापर ने बताया कि अशोकन एडिक्ट्स बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को फैलाने का एक माध्यम थे और बाद में आइकॉनिक नटराजा स्टैचू शाइविज्म को प्रमोट करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। Cross question. What is the main difference between using art as a source for religious belief versus social structure? Quick hint. One is about ideology, the other about organization.
For religious belief, you interpret symbols. For social structure, you analyze distribution and value of the items. Very clear distinction. Now let's shift to the economic and technological insights. How does art tell us about technology? It's a direct reflection of a society's skill. स्टुअर्ट पिगेट ने डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो जैसी ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स में यूज हुई एडवांस्ड मेटलर्जिकल टेक्निक्स पर जोर दिया। Lost wax casting technique. हाँ, और फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि ये टेक्निक आज भी यूज होती है। इट शोज इनक्रेडिबल कॉन्टिन्यूटी। Here's a cross question for you. Why is technological continuity, like the lost wax method, so significant for an archaeologist? Quick hint. It connects the past and present directly. Because it allows for a very strong ethno-archaeological analogy. We can study the modern process to understand the ancient one in great detail. A living connection. What about trade networks? Art and craft items are often the best evidence for ancient trade. V. Gordon Child ने हाईलाइट किया कि हड़प्पन सोसाइटी में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और ट्रेड था। इसका प्रूफ क्या है? मेसोपोटामिया में हड़प्पन मेड कार्निलियन बीड्स का मिलना ये बीबी लाल के लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड के आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। And finally, what about just plain everyday life? Even simple crafts like pottery tell a story. H.D. संकालिया ने नोट किया कि पेंटेड ग्रे वेयर PGW pottery पास्टोरल से सेटल्ड अग्रेरियन सोसाइटीज में ट्रांजिशन को दर्शाती है। Pottery changed as lives changed. सही कहा। So final cross question on this topic. If you found a beautifully crafted artifact, what are the three main questions you should ask to understand its relevance? Quick hint. Think who, how, and why. 1. Who made it and for whom? Social context. 2. How was it made? Technological context. 3. Why was it made? Functional, symbolic context. Perfect. So, mini recap, art and craft traditions are not just aesthetic objects. They are rich, multi-layered documents that provide indispensable evidence about the religious, social, technological, and economic life of ancient India. Let's get to the 2016 question. Question: Ethno-archaeological evidences for the survival of hunting-gathering traditions. And the theme. Using the study of contemporary tribal groups to interpret prehistoric hunting-gathering material culture and subsistence strategies. Heading रखते हैं जब अतीत आज भी जीवित है। This question feels like a direct application of what we've been discussing, the survival of ancient traditions. How do we start? We can again start with Lohmann's definition to set the stage. Ethno-archaeology provides vital, tangible evidence for interpreting subsistence strategies from the Mesolithic and Neolithic periods. By showing how those ancient traditions have survived. Exactly. चलिए एलिडेंस में जंप करते हैं. First up, tool use and technology. Where do we see ancient tools still in use? The parallels are striking. मध्य प्रदेश की बागा ट्राइब अभी भी बोस, एरोज और डिगिंग स्टिक्स यूज करती है। जो भिम्बेटका जैसे मेसोलिथिक साइट्स पर मिले माइक्रोलिथिक टूल से मिलते जुलते हैं। हाँ, सिमिलरली अंडमान आइलैंड्स के आइसोलेटेड सेंटिनलीज लोग वुड, स्टोन और बोन के टूल्स यूज करते हैं जो आदमगढ़ जैसी साइट्स की टेक्नोलॉजी के समान है। इनक्रेडिबल। इसे ऑब्जर्व करके एक आर्कियोलॉजिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या सीखता है? एक क्रॉस क्वेश्चन। The most important lesson is simplicity is not primitive. These tools are simple because they are perfectly adapted and incredibly efficient for their specific environment. That's a powerful reframing. Okay, what about foraging and diet? On gathering roots, tubers and honey. ये लाइफस्टाइल मेसोलिथिक साइट्स जैसे राजस्थान के बागोर में आइडेंटिफाइड सबसिस्टेंस पैटर्न्स को मिरर करता है। हाँ, स्कॉलर MDN साही ने चेंचू हंटिंग टूल्स और माइक्रोलिथिक असेंबलेजेस के बीच डायरेक्ट सिमिलैरिटीज हाईलाइट की हैं। So we have a direct link between tools and diet. What about settlement patterns? झारखंड और ओडिशा की सेमी नोमैडिक बिरहोर ट्राइब एक फैंटास्टिक मॉडल प्रोवाइड करती है। वो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते हैं। हाँ, लीव्स और ब्रांचेस से, जिसमें वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। ये लंघनाज, गुजरात जैसे मेसोलिथिक साइट्स में देखे गए ट्रांजिएंट सेटलमेंट्स की याद दिलाती है। अच्छा, another cross question. When an archaeologist finds a Birhor-like temporary settlement, what kind of material evidence would they expect to find or not find? Quick hint, the material footprint is light. They would expect to find light, portable artifacts and not heavy, permanent structures or large storage bits. So the absence of evidence can also be evidence. One more cross question. Why is the survival of these traditions so important for Indian archaeology specifically? Because of the incredible ecological diversity and deep cultural history of the subcontinent. In many parts of the world, industrialization completely wiped out hunter-gatherer lifestyles. But India में ये traditions कुछ pockets में survive कर गई हैं. Yes, providing a rare and invaluable window into the deep past. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question from 2014. Question. Discuss the importance of the ethno-archaeological approach to the study of indigenous craft in India. The theme: utilizing contemporary craft traditions to interpret and reconstruct technological, social, and economic aspects of India's archaeological record. Heading. कारीगर के हाथों में इतिहास. This feels like a deep dive into the art and craft topic we touched on earlier, but from a more methodological perspective. Exactly. This question is about the how. How do we use living crafts to study the past? और इंडिया में ये अप्रोच क्रूशल है because of the deep cultural continuity evident in indigenous crafts. We're not just guessing, we're observing a living lineage of skill. तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को ब्रेक डाउन करते हैं. First, technological interpretation and bridging the past. It allows for a detailed reconstruction of processes. The classic example is the bell metal craft of the Dhokla tribes in Odisha.
वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड यूज करते हैं। हाँ, which shows a direct continuity with the ancient methods used to create artifacts like the dancing girl of Mohenjo-daro. और एनालॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए राजस्थान के कुम्हार कम्युनिटी की pottery making traditions. They offer direct parallels for interpreting techniques used in Harappan pottery. क्रॉस क्वेश्चन, what is the single biggest advantage of studying a living craftsperson over just analyzing the ancient artifact? The biggest advantage is understanding the Shen operator, A French term. meaning the operational sequence. You get to see the entire process from raw material to finished product. The artifact is just the final frame of the movie. Ethnoarchaeology lets you watch the whole film. The whole film, got it. Now, what about the socio-cultural and economic insights? Indigenous crafts are deeply embedded in the sociocultural fabric. For social contexts, crafts often reflect social organization and rituals. जैसे Tamil Nadu में toda embroidery, ये सिर्फ a craft नहीं है. It's closely linked to their cultural identity and religious practices. और ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में? खंबात गुजरात में bead making industry एक phenomenal example है. It has been active for centuries and linked to the Indus Valley civilization. So a modern market can help us map an ancient economic network. Exactly. Mini recap. The ethno-archaeological study of India's indigenous crafts is crucial. It acts as a time bridge, allowing us to reconstruct ancient technologies and understand ancient economies. It turns static objects into stories of technology, society, and trade. And now for our final question from 2012. Question: Colonial ethnography. ये थोड़ा अलग है, the theme. Analyzing the systematic documentation of native societies by colonial powers for administrative control and academic foundation. Heading: ज्ञान या नियंत्रण का हथियार. This topic has a very different flavor. It's about the history of this kind of study itself. Colonial ethnography को कैसे define किया गया है? The source gives a very sharp definition from scholar Bernard S. Cohn. He defined it as the documentation of native societies and cultures for the purposes of governance, administration, and economic exploitation. A critical starting point. It wasn't about pure knowledge, it was about power. Let's look at the features and administrative purpose. The source mentions Orientalist bias. What is that? This is based on Edward Said's famous concept of Orientalism. The idea is that colonial accounts often portrayed indigenous people of the Orient as exotic and primitive to justify European superiority. इसका कोई example? Sir Herbert Risley, उन्होंने pseudo-scientific racial classifications जैसे nasal index measure करना use किया to create a racial hierarchy of Indian people. My God. और ये एक political tool भी था. हाँ, ethnography was used to highlight social divisions to serve the divide and rule policy. The census of India started in 1871, systematically categorized every person by caste and tribe, hardening these identities for administrative convenience. So here's a cross question. How did the act of counting and classifying people change Indian society itself? That's the crux of the matter. It wasn't just a neutral act. By officially defining and counting castes, the colonial state made these categories more real and rigid than they had ever been before. उन्हें political realities बना दिया. Let's talk about the consequences. The source calls it a double-edged sword. पहले negative impacts. The negative impacts were profound. It led to the stereotyping of entire communities. सबसे notorious example है Criminal Tribes Act of 1871. उसके तहत पूरी tribes को hereditary criminals का label दे दिया गया based on a collective ethnographic stereotype. That's horrifying. But the source also mentions a positive contribution. How can that be? This is the complex, double-edged part. While the overall project was for control, it also inadvertently preserved a vast amount of valuable indigenous knowledge. जैसे वरियर एल्विन जैसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बाइगाज और गोंड्स जैसी ट्राइबल ग्रुप्स की डिटेल्ड सिंपैथेटिक स्टडीज की. Their work documented oral traditions and cultural practices that might otherwise have been lost. So system exploitative था, but कुछ data invaluable है. हाँ. Another cross question. What is the main difference between colonial ethnography and modern ethnoarchaeology? The fundamental difference is the gaze and the purpose. Explain करें. The colonial ethnographic gaze was top-down, of a ruler looking at the ruled. Purpose था control. Modern ethnoarchaeological gaze aims to be collaborative and bottom-up. Purpose है understanding. That's a crucial distinction. Mini recap. Colonial ethnography was a complex tool of empire. While it laid some groundwork for modern anthropology and preserved cultural data, its primary purpose was to classify and control the Indian population for political gain, making it a double-edged sword of knowledge and power. Wow, what a journey from a single piece of pottery to the grand machinery of colonial administration. We've covered so much ground. हाँ, तो इन सब का मतलब क्या है? Let's do a final grand recap of our deep dive. Absolutely. First, we understood that ethnoarchaeology is the vital bridge connecting static past artifacts to dynamic human behavior. Second, we saw this in action in India with the Baigas, Chinchus, and Raikas, helping us understand everything from Mesolithic hunting to ancient pastoralism. Third, we learned that art and craft, like the Mohenjo-daro dancing girl, are rich texts telling stories of ancient technology, trade, and social life. Or finally, we critically examined the legacy of colonial ethnography, recognizing it as both a source of valuable data and a powerful tool of control. That's
That's a perfect summary. The thread connecting everything is this idea of using the present to breathe life into the past. And that leads me to a final provocative thought. एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है. When we see a traditional artisan at work today or read about the traditions of an indigenous community, are we just looking at a craft or a lifestyle? Yeah. Are we, without realizing it, walking through a living museum of the past? Exactly. And if so, what is our responsibility to preserve this living history, not as a relic, but as a dynamic part of our world? अगली बार जब आप ऐसा कुछ देखें तो इस पर जरूर सोचिएगा. What a brilliant and profound thought. और इसी सोच के साथ we conclude this incredibly deep discussion. अगर आपको ये सफर पसंद आया तो कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा. Or please don't forget to subscribe to the channel so we can keep bringing you this kind of insightful content. Until next time, keep learning and keep exploring.